Very good morning, all of you. Today we will start the subject pharmacognosy with the chapter pharmaceutical aids. Now we will start with the introduction. Pharmaceutical aids. What is pharmaceutical aids? Pharmaceutical aids are also known as pharmaceutical necessities. These are the substances having a little or zero therapeutic value but are used for manufacturing or compounding various pharmaceuticals. मतलब ये जो सब्सटेंस है इन्हें फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज भी बोला जाता है, जो कि कोई भी थेरापुटिक वैल्यू जिनकी नहीं होती है और होती भी है तो बहुत ही कम होती है इनकी थेरापुटिक वैल्यू, लेकिन इनका मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं हम थेरापुटिक वैल्यू की। तो थेरापुटिक वैल्यू क्या होता है? थेरापुटिक वैल्यू मतलब उसका हमारी बॉडी के ऊपर कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है कि सपोज अगर आपने वो खा लिया है सब्सटेंस तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, या फिर गलती से खा लिया है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसका कोई भी थेरापुटिक इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं होता है, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर, जैसे कि एनिमल्स से हमें बीज वैक्स है, सिवेट है, जिलेटिन, हनी, लैक्टोज, वूल फैट एक्सेट्रा। ये जो हमें फार्मास्यूटिकल एड्स है, जो भी सब्सटेंसेस है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। देन वेजिटेबल से भी हमें काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी रोल होता है या यूज़ होता है इनका, जैसे कोकोआ है, कार्डेमम है, पिपरमिंट, पेक्टिन, स्टार्च, वेनिला। देन आफ्टर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में बेंटोनाइट, केओलाइन, पैराफिन, टेल, कैलामाइन, एस्बेस्टस, chalk, etc. These all are the substances which are used in the pharmaceutical industries for manufacturing and compounding of the formulation as a pharmaceutical aid. Then the last is synthetic substances, यानी कि ये पूरा केमिकल होता है। जैसे इन तीन को तो हम नेचुरली अकरिंग कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक होता है वो एक तरीके से केमिकल ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, कैल्शियम स्टीयरेट, सिट्रिक एसिड, डेक्सट्रोज, लैक्टिक एसिड, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं और उनका भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग रूप में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नंबर 1 एसिड्यूलेंट्स, देन कलरेंट्स, डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, मतलब इस तरीके से कई तरीके से हम फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्यूलेंट्स की। These additives impart a sharp taste to the foods. They also act as a preservative and help in setting of gel. मतलब ये जो एडिटिव्स होते हैं वो किसी भी फूड के अंदर एक शार्प टेस्ट को जनरेट करते हैं, मतलब एक तीखा जो खट्टा टेस्ट होता है वो किसी भी फूड के अंदर दिया जाता है, और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करते हैं, किसी भी जेल की सेटिंग में भी काम आते हैं। होता है ना, आपने कभी देखा होगा जो रेडीमेड फूड्स आते हैं, पैक्ड फूड्स आते हैं, वो क्या होते हैं, अधिकतर ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर एसिडिक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और वो उनका एसिडिक टेस्ट क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव एसिड्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो केमिकल फॉर्म में एसिड्स यूज़ करो या किसी और फॉर्म में करो, लेकिन उस फूड प्रिपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अधिकतर एसिडिक यूज़ किया जाते हैं सब्सटेंसेस। Then the food pH is the measure of its acidic, alkaline and neutral nature. मतलब ये तो वेल नोन बात है कि किसी भी चीज़ का जो pH होता है वो उसके नेचर को शो करता है। अगर सपोज किसी फूड का pH अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर 7 पॉइंट से ज़्यादा है तो वो एल्केलाइन में आता है, और अगर 7 या उसके आसपास का है तो क्या होगा, वो नेचुरल या न्यूट्रल फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। तो किसी भी फूड का जो टेस्ट होता है वो उसके पीएच के ऊपर डिपेंड होता है।
जैसे नेचुरली अकरिंग फूड्स में हम देखते हैं ऑरेंज, लेमन्स, एप्पल्स, टोमेटोज, चीज एंड योगर्ट कंटेनिंग नेचुरल एसिड्स, जैसे कि उनके अंदर क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड्स होते हैं। ये जो सब आपने जाना देखा है, सब खट्टे फ्रूट्स होते हैं और उनके अंदर नेचुरल एसिड्स होते हैं और ये काफ़ी टाइम तक खराब नहीं होते हैं। देन कलरिंग एजेंट, these are used in pharmacy for imparting color to the substance in which they are added. A medicinal colorant should be basically and essentially be non-toxic and stable. For example, saffron, turmeric, beta carotene, indigo, chlorophyll, etc. कलरिंग एजेंट नाम से हम जान सकते हैं कि ये इनका काम क्या है, किसी भी प्रिपरेशन को कलर प्रोवाइड करना, कोई भी सूटेबल कलर। और आजकल आपको पता है कि फूड मार्केट के अंदर भी काफ़ी सारे सिंथेटिक कलर्स आते हैं जो अलग अलग प्रिपरेशंस को या फूड्स को अलग अलग कलर में कर देते हैं। और मेडिसिनल, अगर हम किसी भी मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर कलरेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको बेसिकली नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और वो स्टेबल प्रिपरेशन होनी चाहिए या स्टेबल सब्सटेंसेस होना चाहिए। उसमें क्या होता है नॉन टॉक्सिक, मतलब वो किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे सपोज आपने किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर आपने कलरिंग एजेंट डाला है तो ऐसा नहीं कि वो उस फॉर्मुलेशन के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक नेचर की हो जाए या उस फॉर्मुलेशन को टॉक्सिक बना दे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो स्टेबल भी होना चाहिए कि भैया सपोज अपन किसी फॉर्मुलेशन के अंदर अगर उसको डाल रहे हैं तो वो उस फॉर्मुलेशन को ख़राब ना करे, खुद भी स्टेबल रहे और उस फॉर्मुलेशन को भी काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रखे। जैसे कि सेफ्रॉन है, टर्मरिक है, बीटा कैरोटीन है, इंडिगो, क्लोरोफिल, ये सब एक तरीके से कलरिंग एजेंट ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स की। तो दीज आर एडेड टू द tablet formulation for facilitating their breakdown into smaller fragments when they come in contact with the aqueous environment of the stomach. Breakdown into smaller particles increase the surface area and promote a rapid release of the incorporated drugs. For example, starch, CMC, microcrystalline cellulose, etc. अब क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी फॉर्मुलेशन के अगर अंदर हम ऐड करते हैं तो उसको फटाफट डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट कर दे मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर या फ्रेगमेंट्स में वो उसको तोड़ दे। और मेनली ये किस में यूज़ होता है, टेबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर, क्योंकि टेबलेट को हम क्या लेते हैं, एक पूरा टेबलेट का एक पूरा वो बल्क रूप में वो जाती है, तो उसे क्या होता है, टेबलेट को टूटना ज़रूरी होता है। वो टूटेगी तभी उसके अंदर से जो भी मेडिसिनल सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लिक्विड प्रिपरेशंस में और इंजेक्शन में इसकी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और लिक्विड फॉर्म को डिसइंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेबलेट क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो वो जैसे ही हमारे स्टोमक में जाए तो कुछ ऐसे डिसइंटीग्रेटिंग उसके एजेंट्स उसके अंदर हो कि वो फटाफट से स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाए हमारे बॉडी के अंदर। और उसका स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटने से फ़ायदा क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसका रिलीज भी बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा और फटाफट जहाँ पे भी हमें बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट चाहिए वहाँ तुरंत उसका इफेक्ट शो हो जाएगा। सो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए। जैसे हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, तो उसमें है स्टार्च, सीएमसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, जो कि मोस्टली यूज्ड, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो सब्सटेंसेज होते हैं वो यही होते हैं, स्टार्च, सीएमसी एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूटिंग एजेंट्स की। डाइल्यूटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको हम डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं, फिलर्स भी बोल सकते हैं और डाइल्यूटेंट्स भी बोल सकते हैं और थिनर भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी प्रिपरेशन को डाइल्यूट करने के काम आते हैं। जैसे कि सम फ्लूइड्स आर आइदर टू विस्कस दैट दे कैन नॉट बी पम्प्ड इजीली or are too dense that they cannot flow from one point to another point। जैसे कि कुछ जो फ्लूइड्स होते हैं वो इतने विस्कस होते हैं कि उन्हें हम इजीली किसी भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में पंप नहीं कर सकते, या फिर उन्हें वो अगर अपन जैसे सपोज कहीं ज़मीन पे गिर गए हो तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो नहीं कर सकते।
तो ऐसे सब्सटेंसेस को थोड़ा सा क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उन्हें डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है। और डाइल्यूट करने के लिए क्या यूज़ होते हैं, डाइल्यूटिंग एजेंट्स, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच फ्लूइड्स इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल, जो भी ये इस तरीके के जो विस्कस फ्लूइड्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। So the viscosity of such liquids can be reduced by adding the diluents. So इन जो भी विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं उनकी विस्कोसिटी को डाइल्यूएंट्स को ऐड करके थोड़ा सा कम किया जा सकता है, जैसे कि सिनेमन वाटर, पेपरमिंट वाटर, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो डाइल्यूटिंग एजेंट्स के रूप में यूज़ होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, these substances are both fat and water soluble, thus they facilitate uniform dispersion of fat in water to form an emulsion। मतलब ये सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल भी होते हैं और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, और इसीलिए इनका हम यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के लिए। किसी भी फैट को वाटर में डिजोल्व करने के लिए होता है ना, जब ऑयल इन वाटर इमल्शन पढ़े हैं आप लोगों ने, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, इस तरीके जो इमल्शन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि अगर हम उनके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं मिलाएंगे तो उनका यूनिफॉर्म डिस्पर्जन नहीं होगा। मतलब कि जो पानी है, पानी के अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो वो जो ऑयल है वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो उस पानी के अंदर मिक्स ही नहीं होगा। और अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है तो वो जो वाटर है वो इस ऑयल के ऊपर ही ड्रॉपलेट्स के रूप में रहेगा, वो ऑयल में डिस्पर्स ही नहीं होगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए या उस चीज़ को हटाने के लिए उनके अंदर क्या मिलाया जाता है, इमल्सिफाइंग एजेंट। देन फूड कंसिस्टिंग ऑफ सच इमल्शंस आर बटर, सैलेड ड्रेसिंग्स, मेयोनीज एंड आइसक्रीम्स एक्सेट्रा। ये सब जो चीज़ें होती हैं उन सबके ये सब इमल्शंस ही होते हैं, और उनके अंदर अलग अलग तरीके से अपन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ करके उनको एक काफ़ी अच्छी फॉर्मुलेशन दे सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम तो सबने खाई है, आइसक्रीम में क्या होता है, एक तरीके से फैट ही होता है, फैट और वाटर होता है, जिन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट्स की हेल्प से क्या करते हैं, उनको मिक्स करके CNC और GSM और ये सब मिक्स करके आइसक्रीम को बनाया जाता है, जिससे कि वो एक अच्छा सा सॉलिड फॉर्म लेके और उभरती है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और मेयोनीज क्या होता है, मेयोनीज भी एक तरीके से चीज़ ही होता है। उसमें क्या करते हैं कि वो भी एक ऑयल और वाटर का इमल्शन होता है, उसमें ऑयल के अंदर वाटर के अंदर ऑयल इजीली मिक्स हो जाए या फिर मिल्क के अंदर ऑयल इजीली मिक्स हो जाए, इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारी ऐसी फूड प्रिपरेशंस भी होती है जो कि एक इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू हमारे मार्केट में एक अच्छी फॉर्म के अंदर उपलब्ध रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो इमल्शंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को स्टेबिलाइजर्स डाल के हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अगर लॉन्ग टाइम तक हमें उन्हें चलाना है तो उनके अंदर हम केमिकल स्टेबिलाइजर्स डाल सकते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट्स के, जैसे कि है अगार, एल्ब्यूमिन, एल्जीनेट्स, कैसीन, एग योक, ग्लिसरॉल, मोनोस्टीयरेट एंड गम्स। ये सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट वो यूज होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट की, तो सस्पेंडिंग एजेंट्स नाम से पता चल रहा है कि सस्पेंडिंग एजेंट्स विच आर यूज्ड इन सस्पेंशंस एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स विच आर यूज्ड इन इमल्शन। तो सस्पेंडिंग एजेंट की जरूरत क्यों होती है? These substances are added in pharmaceutical suspensions to keep the drug stay in the suspension body, thus preventing its sedimentation. A well-formulated suspension can be easily redispersed or resuspended if agitated moderately
फॉर एग्जाम्पल अकेशिया, अगार, बेंटोनाइट, जिलेटिन एक्सेट्रा। अब अगर हम शॉर्टली समझें तो क्या होता है, सस्पेंडिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी भी फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन को मतलब उसको खराब होने, उसके अंदर सेडिमेंटेशन को रोकते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब आपने देखा है कभी, कई बार ऐसी आपने दवाइयाँ देखी है लिक्विड डोजेज फॉर्म, चाहे बच्चों के लिए ली हो आपने, चाहे कैसे भी ली हो, उसमें सबसे पहले हम सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे कई कई एंटीबायोटिक्स भी ऐसी आती है जिसके अंदर है ना सॉलिड ड्रग आ जाती है बोतल के अंदर, और लिक्विड की एक बोतल आती है। बोलते हैं कि इस लिक्विड को इस सॉलिड में मिक्स करो, फिर अच्छे से शेक करो, उसका सस्पेंशन बना लो। ठीक है, क्या होता है कि इस तरीके से जो प्रिपरेशंस होती हैं दैट इज कॉल्ड सस्पेंशंस। और कई बार क्या होता है रेडीमेड फॉर्म में भी सस्पेंशन आ जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन कब अच्छे होते हैं, जब अगर उसके जैसे कुछ समय तक उनको रख देते हैं तो उनके क्या तले में या उसके पेंदे में, बॉटल के पेंदे में कुछ एक सॉलिड पार्टिकल्स जम जाते हैं और लिक्विड ऊपर आ जाता है। होता है ना, दो अलग लेयर, दो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड सारे नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड जो भी होता है उसका ऊपर रहता है। तो अच्छा सस्पेंशन क्या होगा कि जब भी हम उस सस्पेंशन को शेक करेंगे तब वो फिर से वापस एक फॉर्म में हो जाए। लेकिन वो सस्पेंशन कभी भी अच्छे नहीं होते हैं जिनमें कि एक बार अगर वो जम जाता है नीचे सॉलिड पार्टिकल्स, तो शेक करने के बाद भी वो मतलब वापस से रीडिस्पर्स नहीं होते हैं, मतलब एक केक फॉर्म हो जाता है नीचे, वो वापस आपस में मिलते ही नहीं है। ऐसे सस्पेंशन अच्छे नहीं होते हैं या गुड फॉर्मुलेशंस नहीं होती है। तो सस्पेंडिंग एजेंट किस चीज़ की मदद करते हैं कि अगर सपोज आपका सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ गया है, तो सस्पेंडिंग एजेंट अगर उसमें अच्छी क्वालिटी के हैं और फॉर्मुलेशन अच्छी है, तो जब भी आप उसे वापस से शेक करोगे उस प्रिपरेशन को, तो वो फिर से इजीली सस्पेंड हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर, उनके अंदर कोई भी केक फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है अकेशिया, अगार, बेंटोनाइट, जिलेटिन, ये सब एक तरीके से सस्पेंडिंग एजेंट ही होते हैं which are used for the suspension. Then हम बात करते हैं फिल्टर एड्स की। फिल्टर एड्स का मतलब होता है कि these are used to add filtration of colloids, extra fine particles, gel-like and highly compactable materials. These materials generally are not easily filtered due to low filtration rate, unacceptable filtrate clarity, high cake moisture content and filter medium clogging. For example, talc, bentonite, diatomite etc. अब फिल्टर एड क्या होता है? फिल्टर एड यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी चीज को फिल्टर करने में मदद करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, ऐसी कोलॉइड्स होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जो इजीली फिल्टर नहीं हो पाती है। यानी कि उसको अगर हम फिल्टर करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है, या तो उसके अंदर एक मतलब चॉक हो जाता है वो, ना तो उसके अंदर से वो फिल्टर जो लिक्विड है वो बाहर जा पाता है और न ही वो अच्छे से फिल्टर हो पाता है। तो वो जो चॉकिंग वाला प्रोसेस है ना, वो बंद करने के लिए फिल्टर एड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि टैल्क है, बेंटोनाइट है और डायटोमाइट है। इन्हें क्या करते हैं, इनका कोई भी केमिकल नेचर नहीं होता है, ये किसी भी चीज़ के अंदर जाके कोई केमिकल शो नहीं करता है या किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है, उसको फिल्ट्रेशन में मदद करता है। तो जैसे सपोज किसी प्रिपरेशन को फिल्टर करना है या किसी कोलॉइड को फिल्टर करना है, तो उसके अंदर ये चीज़ें मिला दी जाती है और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स करके और फिर उसे छान लिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि ईजीली वो प्रिपरेशन छन जाती है। तो क्या होता है कि ये क्या छनती क्यों है, क्योंकि ये जो टेल्क, बेंटोनाइट और डायटोमाइट होते हैं, ये क्या होता है, बहुत पोरस नेचर के होते हैं। यानी कि इनके अंदर काफ़ी सारी एयरेशन होती है। अगर किसी भी इस चीज़ के अंदर इसको मिला देंगे तो क्या होगा, वो एयरेशन मतलब वहाँ पे अच्छे से करेगी। और पोरस होती है तो वहाँ पोरस मतलब उसके अंदर थोड़ा सा किसी भी लिक्विड के जाने का कोई गुंजाइश रहती है। तो इस तरीके से वो किसी भी कोलॉइड को या एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है या कोई जेल लाइक स्ट्रक्चर है, उन सबको फिल्टर करने में ये मदद करते हैं। देन आता है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर क्या देगी, उसका फ्लेवर। चाहे हम किसी भी उसको फ्लेवर करना चाहे ऑरेंज फ्लेवर करो या लेमन फ्लेवर करो या स्ट्रॉबेरी करो, चाहे एप्पल फ्लेवर करो, मतलब काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं मार्केट में बच्चों के टेस्ट के लिए, ताकि बच्चे इजीली उस मेडिसिन को ले सके। तो दीज सब्सटेंसेस आर एडेड टू इम्पैक्ट फ्लेवर टू
another substances. They alter the characteristic of the solute, causing it to become sweet, sour or tangy, etc. For example, cardamom, cinnamon, rose, cocoa, lemon oil, orange peel, nutmeg, etc. होता है ना कि ये लोग क्या ये सब्सटेंस क्या करते हैं, किसी भी प्रिपरेशन को किसी भी तरीके का टेस्ट वो या फ्लेवर दे सकते हैं, चाहे खट्टा दो, मीठा दो, टेंगी सा दे दो, खट्टा मीठा जो मिक्स होता है टेंगी सा टेस्ट दे दो, किसी भी तरह का फ्लेवर देने में ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? These are often a liquid and are introduced between two moving surfaces to minimize the friction between them, thus improving their efficiency and reducing wear and tear. For example, talc, cocoa butter, magnesium stearate, etc. मतलब lubricant मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो दो मूविंग सरफेस को के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने में मदद करे, या फिर उसकी जो भी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दे, और उसकी जो वियर टेयर प्रॉपर्टी होती है उसको कम कर दे। मतलब कि जैसे अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, अपना डेली लाइफ की बात करते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा है कई बार क्या होता है, अपने जो दरवाजे के नॉक्स होते हैं, जो कुंडियाँ होती है, वो क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, या जो दरवाज़ा खुलने या बंद करने पर आवाज़ें आती है, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर ऑयल लगा देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा स्मूथनेस आती है। तो जो ऑयल होता है वो क्या करता है, एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे कि जो भी अपने दरवाजे या के अंदर जो दो सरफेसेस आपस में टच हो रही है या इजीली वो एक दूसरे के साथ मूव नहीं हो रही है, तो उनको इजीली उनका फ्रिक्शन कम करके और उनको इजीली मूव करवा देता है। और वियर टेयर का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो आपस में घिसकर या घिसने से जिनके अंदर नुकसान हो जाता है, होता है ना कई बार, अगर चीज़ें आपस में घिसती रहेगी, उनके अंदर अच्छे से ऑयलिंग नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि वो घिसती रहेगी और उनका नुकसान होता रहेगा। तो ये तो था रूटीन अपना जो डेली लाइफ की बात कि लुब्रिकेंट हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। उसी तरह कई बार फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस ऐसी होती है जिनके अंदर हमें लुब्रिकेंट का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि कई बार जो कैप्सूल्स के अंदर हम पैलेट्स भरते हैं। पैलेट्स आप जानते हो, छोटे छोटे जो कैप्सूल के अंदर दाने निकलते हैं, कई बार ऐसा देखे हो किसी ने कैप्सूल खोल के, तो उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स निकलती है, बहुत ज़्यादा बारीक सी बॉल्स होती हैं। तो वो बॉल्स हर एक बॉल अलग क्यों होती है, वो आपस में चिपकती क्यों नहीं है? तो वो आपस में इसीलिए नहीं चिपकती है क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट मिला होता है, या फिर जब उन्हें हम ड्राई कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, तो उनके अंदर अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट ऐड कर देते हैं ताकि वो एक एक दाना अलग हो जाए और वो आपस में स्टिक ना हो काफ़ी लंबे समय तक। तो इस तरीके से लुब्रिकेंट का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी। तो इसके एग्जांपल हैं टेल्क, कोकोआ बटर एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट की। तो स्वीटनिंग एजेंट इट इज़ आल्सो वेरी सिंपलेस्ट एजेंट्स विच आर यूज टू इम्पार्ट अ स्वीट टेस्ट टू द फूड आइटम्स। किसके लिए यूज़ होता है ये? किसी भी फूड आइटम को या मीठा टेस्ट देने के लिए यूज़ होता है। कोई भी बेवरेजेस हैं या मेडिकेशंस हैं, उनको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट वो दे देते हैं, जैसे कि हनी है, सेक्रिन है, ग्लिसराइजा, सॉर्बिटॉल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स। The last one is thickening agent. Thickening agents, these substances also known as thickeners. These are added to an aqueous mixture to increase its viscosity without altering its properties like taste. Thickening agent, एक तो हमने पढ़ा था डाइल्यूटिंग एजेंट, जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कोई भी विस्कस चीज़ होती है उसको डाइल्यूट करने के लिए। लेकिन थिकनिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी जो थिक मतलब जो लिक्विड चीज़ होती है, जो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिसमें हमें थोड़ा सा थिकनेस लाने की ज़रूरत होती है ना, उसको थोड़ा गाढ़ा करने की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए थिकनिंग एजेंट मिलाया जाता है किसी भी एक्वस मिक्सचर के अंदर, उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए।
जब भी हम थिकनिंग एजेंट मिलाते हैं तो वो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं करता है, उसका टेस्ट भी होगा वो ही रहता है, बस उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा देता है। और थिकनिंग एजेंट की वजह से किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है एंड इम्प्रूव सस्पेंशन ऑफ एडेड इंग्रेडिएंट्स, और किसी भी सस्पेंशन का भी मतलब उसकी स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो थिकनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैकेकेंथ है और मिथाइल सेल्यूलेज है, ये दोनों थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट we will continue this chapter in next video. So thank you so much and learn carefully. Thank you.